हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते अगर आपको स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस में कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी दुविधा खत्म करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्थैतिक और गतिशील विश्लेषण को बिल्कुल आसान भाषा में ग्राफ के साथ और यूपी पीजीटी परीक्षा के अनुसार समझने वाले हैं। ये टॉपिक न सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका, बल्कि आपको एग्जाम में बैठने पर इसमें डायरेक्ट सवाल भी दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं पूरे अंक अपने उत्तर में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अर्थशास्त्र में स्थैतिक यानी स्टैटिक एवं गतिशील डायनेमिक्स विश्लेषण। देखिए, अर्थशास्त्र में किसी भी आर्थिक समस्या के अध्ययन के लिए विश्लेषण की दो प्रमुख विधियां अपनाई जाती हैं। पहली क्या है? स्थैतिक विश्लेषण यानी स्टैटिक एनालिसिस। दूसरी है गतिशील विश्लेषण यानी डायनेमिक एनालिसिस। इन दोनों का आधार क्या है? समय है। यानी दोनों को हम किस पे देखते हैं? दोनों का बेस समय है। जहाँ स्थैतिक विश्लेषण समय को स्थिर मानता है, वहीं गतिशील विश्लेषण समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यानी जो हमारा स्टैटिक एनालिसिस है, स्थैतिक विश्लेषण, उसमें समय स्थिर रहता है, फिक्स है। वहीं जो हमारा गतिशील विश्लेषण है, डायनेमिक एनालिसिस है, उसमें समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं स्थैतिक विश्लेषण यानी स्टैटिक एनालिसिस। मीनिंग क्या है इसका? स्थैतिक विश्लेषण वह विधि है जिसमें किसी आर्थिक स्थिति या समस्या का अध्ययन किसी एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि परिवर्तन कैसे हुआ, बल्कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान दिया जाता है। समझ गए आप? स्थैतिक विश्लेषण वह विधि है जिसमें किसी आर्थिक स्थिति या समस्या का अध्ययन किसी एक निश्चित समय बिंदु पर यानी एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम किया जाता है, उसका स्टडी। इसमें ये नहीं देखते कि इसमें परिवर्तन हुआ या नहीं, सिर्फ क्या देखते हैं? उसका रिजल्ट क्या रहा, उस अंतिम परिणाम पर ध्यान दिया जाता है। अच्छा जी, प्रोफेसर सेमिल्सन के अनुसार क्या है? स्टैटिक एनालिसिस डील्स विद इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जो स्टैटिक एनालिसिस है वो क्या देखती है? एक निश्चित समय पर एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी स्थिति क्या है। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं होंगी। नंबर 1, समय तत्व को शामिल नहीं किया जाता। यानी इसमें टाइम का जो वेरी करना है, टाइम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हम विश्लेषण करते हैं एक समय पर, यानी समय जो है फ्रीज समझ लीजिए। दूसरा है संतुलन यानी इक्विलिब्रियम पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है? जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं आपकी, यानी मांग वक्र और सप्लाई वक्र, जहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं जिस बिंदु पर, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, आपको पता है। तो वहीं पर इसको जोर दिया जाता है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। तीसरा है कारण परिणाम की प्रक्रिया का अभाव। इसमें कारण परिणाम की प्रक्रिया नहीं होती। चौथा है अल्पकालीन अध्ययन के लिए ये ठीक है। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखना है तो ये बिल्कुल ठीक है। अब उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके उदाहरण जैसे पहला ले रखा है, किसी समय पर मांग और आपूर्ति द्वारा मूल्य निर्धारण। ठीक है, यानी बाजार व्यवस्था जो है उसमें क्या होता है? मांग और सप्लाई जो होती है, डिमांड और सप्लाई, वो अपने जो जहाँ पर उनका एक मीट आउट पॉइंट होता है, जहाँ दोनों सेम है, वही आपका प्राइस फिक्स हो जाता है। ओके, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय देखनी है तो आप जैसे लास्ट में वर्ष के अंत में देखते हैं तो एक वर्ष की पूरी राष्ट्रीय आय है, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या राष्ट्रीय आय है। जैसे आप बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं ना, तो बैलेंस शीट होती है एज ऑन डेट मतलब 31 दिसंबर 2000 जो भी सन है आपका, उसमें इतनी ये पोजीशन है उसकी, तो क्या है? वो फिक्स टाइम है। एक वर्ष की राष्ट्रीय आय भी इसी तरीके से। किसी समय पर बाजार संतुलन की बात कर रहा है, किसी समय पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या बाजार संतुलन था। जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात कर लीजिए, तो किसी एक टाइम पर अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस बन रहा होगा ना किसी समय पर, तो कोई के एक समय, ठीक है, किसी समय पर बाजार का संतुलन है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखते हैं स्थैतिक विश्लेषण का ग्राफ क्या होता है। मांग और आपूर्ति संतुलन के हिसाब से होता है। देख लीजिए, डिमांड कर्व है ये आपका, और ये सप्लाई कर्व है, यानी मांग वक्र और सप्लाई पूर्ति वक्र है। यहाँ पर जहाँ दोनों ये मिलते हैं, ये इसका इक्विलिब्रियम होगा, यानी एम्फसाइज किस पे होता है, जोर किस पर दिया जाता है, जो इसका संतुलन बिंदु है। यहाँ पर पॉइंट लिखा नहीं है, ई है ये, जहाँ ये दोनों मांग और जो पूर्ति है वो एक दूसरे को काटते हैं, वही क्या है, संतुलन बिंदु है।
और यहाँ पर जो प्राइस फिक्स होता है इसे बाजार अर्थव्यवस्था में अपने आप मार्केट प्राइस मतलब इससे फिक्स हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो ये है प्राइस का निर्धारण, यानी कीमत निर्धारण यहाँ से हो जाता है मांग और आपूर्ति वक्र द्वारा। ठीक है जी। तो ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम था, ये क्वांटिटी थी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये है। अब अगर इसमें कुछ टाइम का चेंज होता है, कुछ और चेंज होता है, तो फिर ये जो दिख रहा है अभी, इसका क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा या फिर इसे मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। ई बिंदु पर मांग और आपूर्ति दोनों बराबर है, हमने देख लिया। ये ग्राफ केवल एक समय की स्थिति को दर्शाता है, यह नहीं बताता कि कीमत ई तक कैसे पहुंची, यानी जो ई पॉइंट है, संतुलन बिंदु है, ये कैसे आया, मार्केट में क्या हलचल हुई। ठीक है, मार्केट में हलचल हुई या सप्लाई में कुछ ऐसा, आपूर्ति में कुछ ऐसा आया, तो ये चीज़ नहीं बताता कि ये ई पॉइंट पर हम कैसे आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्थैतिक विश्लेषण के गुण क्या है, क्या होते हैं। बहुत आसान है, सरल और स्पष्ट होता है, सिंपल सी बात है। प्रारंभिक अध्ययन में सहायक है ये, यानी अगर आप किसी चीज़ का इनिशियल स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें ये सहायक है। अब देखते हैं इसके दोष। दोष क्या है इसमें, ये वास्तविक जीवन के परिवर्तनों की उपेक्षा करता है, यानी ये रियलिस्टिक नहीं है, दीर्घकालीन विश्लेषण में सीमित है। अगर आपको लॉन्ग टाइम में एनालिसिस करना है तो उसके लिए क्या है, लिमिटेड है ये, उसके लिए ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ये सिर्फ अल्पकाल के लिए उपयुक्त है। तो हमने इसके गुण देख लिए, सरल और स्पष्ट है। दूसरा क्या है, प्रारंभिक अध्ययन में सहायक है। तीसरा कह सकते हो अल्पकाल के लिए उपयुक्त है। और दोष में देख सकते हैं वास्तविक जीवन के परिवर्तनों की उपेक्षा की गई है इसमें, यानी कि वास्तविक जीवन में तो परिवर्तन होते रहते हैं, क्या क्या घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, कभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो उसके कारण चीज़ें इफेक्ट होती हैं। चलिए अब देखते हैं गतिशील विश्लेषण यानी डायनामिक एनालिसिस को। इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले गतिशील विश्लेषण वह विधि है जिसमें आर्थिक घटनाओं का अध्ययन समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि परिवर्तन कब, कैसे और कितने समय में हुआ। यानी क्या है ये, गतिशील विश्लेषण वह विधि है जिसमें जो आर्थिक घटनाएं हो रही हैं उनकी स्टडी की जाती है, कैसे, समय के साथ होने वाले परिवर्तन, तो जो चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, उसके आधार पर है। इसमें क्या देखते हैं हम कि परिवर्तन कब हुआ, कैसे हुआ और कितने समय में हुआ, यानी यहाँ हम सारा एनालिसिस करेंगे, कब, कैसे, कितना। ठीक है, ये सब देखेंगे। वहाँ हमें कुछ पता नहीं चलता किसमें, स्थैतिक वाले में, वहाँ सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पोजीशन दिखाई देती है कि ये है, और यहाँ आप रीज़न भी जान पाएंगे कि इस बिंदु पर हम कैसे पहुँचे, कैसे, कब, कहाँ, कितना। तो इसमें प्रोफेसर हिक्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं डायनामिक एनालिसिस स्टडीज द प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर टाइम। ठीक है, डायनामिक एनालिसिस यानी कि जो गतिशील विश्लेषण है आपका, वो अध्ययन करता है किसका, जो प्रक्रिया है किसकी, चेंज ओवर टाइम, एक टाइम में जो चेंज ओवर हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहे हैं। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं इसकी भी। क्या है, पहला, समय तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ समय इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वहाँ समय को इग्नोर किया गया पूरी तरह से, यहाँ समय तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है कि यानी जो परिवर्तन हुआ कैसे हुआ, क्या कारण था उसका, तो उसकी पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्या है, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, यानी इसमें क्या लेके चलते हैं हम, जो हमारा लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण है उसको लेके चलते हैं, दीर्घकालीन दृष्टिकोण होता है यहाँ पर। और ये क्या है, अधिक यथार्थवादी है, यानी कि मोर रियलिस्टिक है। ये हमारी क्या है, जो हमारे यथार्थ जीवन में घटनाएं हो रही हैं उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे समय के साथ कीमतों में वृद्धि होती है। अब ज़रूरी तो नहीं कि इसकी सप्लाई कम हो गई इसीलिए वृद्धि हुई है, भाई समय के साथ भी वृद्धि होती है। अब आप 1947 के प्राइस देखिए जब देश आज़ाद हुआ था, और आज के प्राइस देखिए इतने सालों बाद, या ज़्यादा नहीं 10 साल पहले के प्राइस देखिए और आज के प्राइस देखिए, उन्हीं चीज़ों उतनी ही सप्लाई पर। ठीक है, उस टाइम की टेक्नोलॉजी देखिए और आज की टेक्नोलॉजी देखिए तो उससे भी फ़र्क आया है चीज़ों में। ठीक है, तो चलिए, आर्थिक विकास की दर, आर्थिक विकास की दर दूसरा है इसकी उदाहरण जो है। और तीसरा क्या है, व्यापार चक्र यानी ट्रेड साइकिल चलता है। चौथा क्या है, निवेश और आय में परिवर्तन। तो ये सब क्या है, चेंजेस हुए हैं ओवर टाइम, टाइम के साथ, समय के साथ कीमतों में वृद्धि हुई, आर्थिक विकास की दर, व्यापार चक्र और निवेश और आय में परिवर्तन, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब देखते हैं गतिशील विश्लेषण का ग्राफ। देखिए, गतिशील विश्लेषण का ग्राफ यहाँ आप देख रहे हैं,
पहले वाले हमने ग्राफ में देखा था कि एक डिमांड और सप्लाई कर्व थे। ये जो जहाँ पॉइंट है, ई पॉइंट है ये, जहाँ ये संतुलन बिंदु है इसका। अब क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ जिससे सप्लाई इंक्रीज हो गई आपकी। जब सप्लाई इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस भी इंक्रीज हो गया। यहाँ हो सकता है टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया तो सप्लाई इंक्रीज हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इस सब का अध्ययन किया जाता है। देख सकते हैं आप, डायनामिक इकोनॉमिक्स है द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अराइविंग एट एन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ क्वांटिटी है और वहाँ प्राइस था। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, कीमत समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है और परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है यहाँ पर, और यह वास्तविक आर्थिक व्यवहार को दर्शाता है। ये आपका जो रियलिस्टिक आपका व्यवहार है उसको दिखाता है। अब गतिशील विश्लेषण के गुण देखते हैं। गतिशील विश्लेषण कैसा है, यथार्थवादी और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक है। दूसरा, आर्थिक विकास के अध्ययन में उपयोगी है, यानी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, क्या देख लिया हमने इसके गुण में, यथार्थवादी है यानी रियलिस्टिक है, साइंटिफिक है, 2 हो गए। तीसरा कह सकते हो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। तो आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दोष देखते हैं इसके। दोष क्या होंगे, थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि वो तो सिंपल था। ये क्या है, जटिल है, क्योंकि इसमें जो रियल चेंजेस हो रहे हैं वो भी उनकी स्टडी भी की जाती है। थोड़ा जटिल होगा, अधिक आंकड़ों की आवश्यकता है। ठीक है, आपको एक लॉन्ग पीरियड में देखना है तो आंकड़े भी तो ज़्यादा चाहिए, तो अधिक आंकड़ों की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के बीच का अंतर, यानी स्थैतिक और गतिशील विश्लेषण में क्या अंतर है। देखिए, अब आधार लेते हैं, किस बेस पे हम इसमें अंतर कर रहे हैं, स्थैतिक है और दूसरा गतिशील है। पहला आधार है हमारा समय। समय क्या होता है, स्थैतिक में समय को शामिल किया जाता है और गतिशील विश्लेषण में समय शामिल नहीं होता। अध्ययन यानी स्टडी की बात करें तो ये किसी एक समय बिंदु पर होता है, यानी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, और ये समय के साथ चलता है कि ड्यूरिंग द टाइम कितना चेंजेस आया है। इस समय अवधि की बात होती है यहाँ पर, और यहाँ सिर्फ समय बिंदु की बात होती है। ठीक है, यहाँ लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। प्रकृति यानी नेचर कैसा है, नेचर जो स्थैतिक विश्लेषण है उसका नेचर बहुत सरल है, सिंपल है, और गतिशील विश्लेषण का कैसा होता है, जटिल होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ चेंजेस दिखे जाते हैं तो वो जटिल दिखाई देता है। दृष्टिकोण स्थैतिक का कैसा है, अल्पकालीन है, और गतिशील का दीर्घकालीन दृष्टिकोण है। उदाहरण देखें तो बाजार संतुलन, तो किसी एक बिंदु पर हम समय की बात करते हैं तो बाजार संतुलन, और ये क्या है, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास किसी एक पॉइंट पे नहीं हो सकता। आर्थिक विकास को हम कैसे मापते हैं, एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो ये गतिशील विश्लेषण में आ गया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं दोनों का क्या निकलता है। अतः स्पष्ट है कि स्थैतिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था की तत्काल स्थिति को स्पष्ट करता है। समझ में आ गया बच्चों, कि स्थैतिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था की तत्काल स्थिति को स्पष्ट करता है, और गतिशील विश्लेषण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन और विकास को समझाने में सहायक है। दोनों विश्लेषण विधियाँ अर्थशास्त्र के अध्ययन में एक दूसरे की क्या है, पूरक है। यानी अगर आपको छोटा और जल्दी वाला और साफ स्पष्ट चाहिए, कम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए, तो आपको स्टैटिक विश्लेषण यानी स्टैटिक एनालिसिस देखना चाहिए, और अगर आपको उसका पूरा प्रोसेस देखना है, कुछ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसका डायनेमिक एनालिसिस करना पड़ेगा। तो दोनों विश्लेषण विधियाँ जो हैं वो अर्थशास्त्र के अध्ययन में एक दूसरे की पूरक हैं। एट अ ग्लांस आप क्या देख सकते हैं, स्टैटिक को देख सकते हैं, और फिर कंप्लीट देखने के लिए आपको क्या देखना होगा, डायनेमिक देखना होगा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल दिस टाइप ऑफ वीडियोस फ्रॉम योर UP PGT syllabus. Thank you so much.